स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लेक्चर नंबर लेक्चर 6 और चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा। लास्ट टाइम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स डिस्कस किया था हमने, अब ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस है। थ्योरी का मोस्टली पार्ट फिनिश, लास्ट पार्ट चल रहा है थ्योरी का ये, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं हम। देखो बेटा, रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग आप लोगों ने 10th में सीखी है, सीरीज़ और पैरेलल। वही हमारे पास है कि दो टाइप से ग्रुपिंग होती है, सीरीज़ में और पैरेलल में। वैसे भी आप कैपेसिटर पढ़ चुके हो, सेल्स पढ़ चुके हो, ग्रुपिंग का मतलब सब बच्चे समझते हैं। अब सीरीज ग्रुपिंग बेटा क्या होती है, जिसमें आपके पास एक ही पाथ हो, मीन्स एक एंड से लेके अगले एंड तक। मान लो आपके पास ये वाला एंड ए है, ये एंड बी है, एंड ए से लेके और एंड बी तक आपके पास सिंगल पाथ है, बीच में कोई भी नया पॉइंट नहीं बनता है, तो ये सारे सीरीज़ में हैं। या फिर हम यूँ कहें कि एक का लेफ्ट, एक का राइट, एक का लेफ्ट, एक का राइट जोड़ दो आपस में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा आपके पास। लेट वी हैव 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 इन सीरीज विद द सोर्स ऑफ वोल्टेज V। अब सीरीज में करंट बेटा सभी में सेम है, जब तक पाथ एक है तो वही करंट सब में आगे बढ़ जाएगा। करंट सभी में सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल है कि इसने कितना यूज़ किया, इसने कितना, वो अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। भाई लास्ट टाइम सेल्स में पढ़ा था कि ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, R इंटू आई। तो रेजिस्टेंस कितना है, उसमें करंट कितना है, इट मीन्स उतना ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल वहाँ हो जाएगा। तो बेटा अलग अलग जो आपके पास है पोटेंशियल यूज़ होगा। टोटल यूज़ कितना है जितना आप अप्लाई करोगे, मीन्स जो आपने पोटेंशियल V अप्लाई किया है, कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, कुछ इसके पास, कुछ इसके पास। तो सीरीज़ में जो करंट है, इन सीरीज़ करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, लेकिन पोटेंशियल बेटा क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूँ तो V इक्वल टू R इक्वलेंट इंटू आई। इस सर्किट में करंट कितना आएगा, वोल्टेज क्या है, V तो ये हो गया। इन सभी का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि R इक्वलेंट है, R इक्वलेंट इंटू में करंट आई बेटा। अब V है कितना, इसने यूज़ किया V1, इसने यूज़ किया V2, इसने यूज़ किया V3। तो V इक्वल टू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू कितनी है, R इक्वलेंट इंटू आई, V1 R1 आई, V2 बेटा R2 इंटू आई, और V3 इक्वल टू R3 इंटू आई। भाई इसका वोल्टेज रेजिस्टेंस इंटू करंट, इसका वोल्टेज रेजिस्टेंस इंटू करंट, करंट तो सब में सेम है, I और I। तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। तो आपके पास V आ गया, V1 V2 V3। इनकी वैल्यूज़ पुट कर ले मैंने, I सब में यहाँ थ्रूआउट कॉमन है राइट साइड में, तो लेफ्ट I कैंसिल हो जाएगा। R इक्वलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, दैट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। अलजेब्रिक सम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। कहने का मतलब सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी ज़्यादा मिलेगा आपको। मान लो ये सिर्फ 10 ओम का है, ये 20 ओम का, ये 100 ओम का है, 10, 20 और 100। तो जो सीरीज़ में इनको ऐड करेंगे तो इनमें लास्ट वैल्यू कितनी थी, 100 थी बेटा, हाईएस्ट वैल्यू, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। क्यों, 100, 120 और 130। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, करंट कम हो जाता है। कुछ बातें थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, इसमें लिखी नहीं होंगी मैंने शायद वो, कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर्किट में। टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज is algebraic sum of the all resistance in the circuit. If there is n identical resistance in series बेटा, अगर ऐसे मैं रेजिस्टेंस n यूज़ कर लूँ और सारे बराबर हैं, तो R प्लस R प्लस R प्लस R, देखो 3R हो जाएगा, 4 हुए तो 4R, 5 होते 5R, n हुए तो हमारे पास क्या आएगा, NR। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में ऐड कर दिए तो n इंटू R, उसको मल्टीप्लाई कर लें, n टाइम्स रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। फर्दर अब इनमें अलग अलग वोल्टेज कैसे निकालें, भाई ये वोल्टेज डिवाइड होना हमें पता है, यहाँ। अब एक तरीका तो ये है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो, फिर टोटल करंट निकालो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, फिर करंट निकालो, और फिर अलग अलग वोल्टेज निकालो। और एक तरीका मैं आपको अगर बताऊँ, शॉर्टकट तरीका आपके पास ये है, तो करंट तो हम निकालना चाहें तो V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट कोई भी हो, सर्किट कैसा भी हो, जो करंट होता है सर्किट में वो होता है टोटल वोल्टेज अप्लाइड, आपने कितना वोल्टेज दिया है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
रेजिस्टेंस दोनों होंगे, यहाँ सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ बेटा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, अब मैं कर रहा था बात अलग अलग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो पहले का जो पोटेंशियल आएगा V1 वो आएगा टोटल पोटेंशियल इनटू पहला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी सीधी। पहले ने कितना पोटेंशियल यूज़ किया, पोटेंशियल का फर्स्ट रेजिस्टेंस V इक्वल टू R1, जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो बेटा वो, ये टोटल पोटेंशियल अप्लाइड है, डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही V2 निकालोगे तो V इंटू R2 डिवाइड बाई टोटल, ऐसे ही V3 V इंटू R3 डिवाइड बाई टोटल। अब आता है पैरेलल ग्रुपिंग बेटा। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में सभी की लेफ्ट साइड एक पॉइंट पे और राइट बेटा एक पॉइंट पे, मीन्स ये 2 पॉइंट आपके पास है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने जोड़ रखा है आपस में। इट मीन्स यहाँ जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका यहाँ भी उतना ही रहेगा, यहाँ भी उतना ही रहेगा, और यहाँ भी उतना डिफरेंस रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, बिकॉज हमारे पास सीधे कनेक्ट है। ये पॉइंट सेम पोटेंशियल है बेटा, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल। तो कैपेसिटर वाला टॉपिक याद करो एक बार। यहाँ से V आएगा तो ये V, ये 0 0 0। अगर मैं इसको मानूँ कि मेरे पास V है, इसको मानूँ मैं 0 है, तो ये एंड किस पे आएगा, V पोटेंशियल पे किस पे आएगा, 0 पे। ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, ये भी V पे और ये भी V पे। तो डिफरेंस हर बार बराबर आएगा, V माइनस 0 V, V माइनस 0 V। तो पैरेलल में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेमली करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जो करंट आया था उसके अलग अलग पाथ हो गए, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम होता है। अब टोटल करंट कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से I आया, I के कितने पार्ट हो गए, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इज इक्वल टू आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल टू क्या आ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। आपके पास टोटल करंट आ गया बेटा। अब I1 की वैल्यू कितनी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V डिवाइड बाई R1। I2 बेटा कितना आएगा, पोटेंशियल है V डिवाइड बाई R2। I3 कितना आएगा, पोटेंशियल है V डिवाइड बाई R3, मीन्स पोटेंशियल में सेम है। तो V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3 इक्वल टू I1 I2 I3। ये वैल्यूज़ आप यूज़ कर लो, यहाँ पे आ जाओ सीधा, करंट आ गया I। तो V अपॉन R इक्वलेंट टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। V थ्रू आउट कॉमन हो गया बेटा, 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी कि पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स 1 बाई 1 बाई 1 बाई, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। इनका सम बेटा हो गया, आपके पास रेजिस्टेंस टोटल आ जाएगा। अब क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग है, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या है, अलग अलग, तो अलग अलग करंट कैसे निकालेंगे। अब अलग अलग करंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि सब में पोटेंशियल बराबर है, तो इसका पोटेंशियल डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस का करंट आ जाएगा। इसका पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट, इसका रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस का करंट आ जाएगा। तो I1 I2 I3 निकाल सकते हो। अदर फॉर्म में चलें कि I1 कितना होगा, आपको पोटेंशियल नहीं दे रखा तब की बात कर रहा हूँ मैं। पोटेंशियल दे रखा तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। पोटेंशियल इसका बराबर है तो इसका पोटेंशियल अपॉन इसकी वैल्यू किस करंट आ गया, V अपॉन R2 इसका आ जाएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल नहीं दे रखा, आपको बैटरी नहीं दे रखी, गिवन क्या है कि करंट टोटल यहाँ से चला गया भाई I, ये करंट है डिवाइड हो गया, मान लो 10 एम्पियर करंट है, तो यहाँ कितना कितना जाएगा। तो उस केस के लिए I1 इज इक्वल्स टू, जिसमें आप करंट निकाल रहे हो वो रेजिस्टेंस ऊपर नहीं आएगा। देखो ध्यान से, हमने करंट निकाला था पहली आर्म में, तो क्या ऊपर R1 है, इसमें R1 नहीं आया। I1 इज इक्वल्स टू R2 R3 इंटू I डिवाइड बाई R1 R2 R1 R3 R2 R3, मीन्स पेयर है। देखो सभी के 1 2 1 3 और 2 3 एक बार पेयर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, I1 इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे टोटल करंट है, R1 नहीं है, जो ये वाली वैल्यू है वो ऊपर नहीं मिलेगी आपको, R2 R3 नीचे पेयर में है। I2 निकालोगे तो ऊपर R2 नहीं मिलेगा, R1 R3 इंटू टोटल करंट अपॉन पेयर वही रहेंगे। I3 में ऊपर R3 नहीं मिलेगा, R1 R2 है, करंट I है, नीचे आपको वही पेयर। ये शॉर्ट ट्रिक्स बनाने मैंने यहाँ पे भी
आपका टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है, सिर्फ वैल्यूज देखो और पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस 2 ही है तो 3 का केस हो गया। अगर 2 ही है तो देखो I1 इक्वल्स टू R2 इंटू आई अपॉन R1 प्लस R2। I1 निकाल रहे थे, यहाँ पे R2 है रेसिप्रोकल, I2 के लिए यहाँ पे R1 है रेसिप्रोकल, टोटल करंट यहाँ पे साथ आ गया, नीचे दोनों का सम रहेगा हमेशा। तो ये पैरेलल और ये सीरीज। आई थिंक दोनों केस आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पैरेलल में सीरीज में क्या क्या होता है बेटा। अब कुछ डिस्कशन हम और भी करते हैं। अगर आपके पास n रेजिस्टेंस है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है वो, और पैरेलल में है, देखो मैंने सीरीज में पढ़ा था, अब आपके पास पैरेलल में आ गया भाई। अगर रेजिस्टेंस n आइडेंटिकल है और पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो R/n आएगा। क्यों? हम 1/R 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 ऐसे ऐड करेंगे तो n/R आएगा, लास्ट में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो n/R/n हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट आएगा R/n। देखो 10 10 10 10 अगर सीरीज में होंगे तो टोटल कितने हैं, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड कर देंगे भाई। R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R 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 1/R, तो n/R आएगा, लास्ट में उसका उल्टा करें तो R/n आएगा। सीरीज़ में NR था, पैरेलल में R/n, मीन्स सीरीज़ में n टाइम्स है, पैरेलल में 1/n टाइम्स है। इसका मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो रहा है, डिवाइड कर रहे हो, सीरीज़ में मल्टीप्लाई किया था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। तो ये बात ध्यान रहे कि रेजिस्टेंस पैरेलल में कम होता है, सीरीज़ में क्या होता है, ज़्यादा बेटा। अगर मैं रेशियो निकालूँ RS/RP फॉर n रेजिस्टेंसेज, तो सीरीज़ में तो NR होता है, पैरेलल में आपने ये पढ़ लिया R/n, तो R/n R हर कर जाएगा, n ऊपर n² हो गया, तो रेशियो क्या आ गया, RS/RP। सीरीज़ में और पैरेलल में है रेजिस्टेंस, n रेजिस्टेंस में आइडेंटिकल रेशियो आएगा n², RS/RP इक्वल टू n²। और रेजिस्टेंस इन सीरीज ज़्यादा है, ये साफ दिख रहा है, रेशियो मोर देन 1 आएगा आपके पास, इसने 54 मान लो, रेशियो इज़ मोर देन 1, इट मीन्स आपके पास क्या आ गया, RS इज़ मोर देन RP। वही बात जो पहले कही थी, सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पैरेलल में कम होता है। एक क्वेश्चन आता है ग्राफिकल, एग्जाम में आया हुआ है CBSE में, V और I ग्राफ दे दिया, VI ग्राफ, देखो IV और VI में डिफरेंस बता रखा है, पहले पढ़ा चुका हूँ। VI है यहाँ पे, 2 दे दिए A और B, कहता है कि 2 ग्राफ है, 2 लाइन है, एक A और एक B, इनमें से एक सीरीज़ के लिए एक पैरेलल के लिए। सीरीज़ कौन सी और पैरेलल कौन सी है? तो एक बात ध्यान रखो बेटा, VI ग्राफ के अंदर जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो स्लोप ज़्यादा किसकी, A की B की? θ1 इज़ मोर देन θ2, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, इसकी स्लोप ज़्यादा, इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। और रेजिस्टेंस ज़्यादा किस में होता है, सीरीज़ में होता है, अभी बताया मैंने। इसका मतलब A किसके लिए है, सीरीज़ के लिए, और B किसके लिए, पैरेलल के लिए। देखो वही ग्राफ है, अब सीरीज़ पैरेलल पूछ रखा है, मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था तो यहाँ से R1 R2 लिखा हुआ था, अब मैंने सीरीज़ पैरेलल बोल दी। कौन सा, अगर IV ग्राफ होता, कौन सा होता, I और V यहाँ पे होता, तो ये सीरीज़ होता, ये पैरेलल होता। वो आपको बता रखा है कि 1/n रेजिस्टेंस होता है उसका रिजल्ट, समझ गए बेटा। नेक्स्ट वन, अब इसमें एक पार्ट और ऐड होता है, वो था शॉर्ट सर्किट। क्या होता है शॉर्ट सर्किट? देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटा, कि आपके पास 2 पॉइंट है कि सर्किट में, उन दोनों पॉइंट्स को आपने एक वायर से जोड़ दिया, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, जो कंडक्टिंग वायर हमारा होता है उसका रेजिस्टेंस हम ऑलमोस्ट 0 मान के चलते हैं, मतलब वो खुद कोई पोटेंशियल यूज़ नहीं करेगा। देखो when 2 wire points of circuit connected by a conducting wire they are said to be short circuited। उन दोनों पॉइंट को क्या नाम रखा है कि शॉर्ट सर्किट हो गए पॉइंट। रेजिस्टेंस मैं बात करता हूँ वायर के लिए 0 के बराबर होता है। रेजिस्टेंस अगर बेटा 0 के बराबर है, मतलब कोई भी उसका रेजिस्टेंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं आइडियल रेजिस्टेंस। इसको क्या नाम देता है, आइडियल रेजिस्टर का मतलब होता है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। उसमें जो करंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, या फिर हम यूँ कहें जिसका रेजिस्टेंस कम होगा करंट तो वहाँ से जाना चाहेगा। भाई कॉमन एग्जांपल समझो आप लोग, हाँ, आप कहीं जा रहे हो और आपके पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए। आपको ये कहा जाए कि एक रास्ते में तो बिल्कुल कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है और एक रास्ते में ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है, तो आप कौन सा रास्ता ऑप्ट करोगे जाने के लिए? इसमें तो आपके पास ट्रैफिक है, इसमें ट्रैफिक नहीं है, तो कॉमन सेंस ये कहते हैं कि हम लोग तो यहीं से निकल जाएंगे भाई चुपचाप। वही चीज़ यहाँ पे है, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस 0 है, ये आपके पास कोई भी कंडक्टर है, इसका नॉन जीरो है,
इसका मतलब यहाँ तो ट्रैफिक है, यहाँ ट्रैफिक नहीं, तो हम यहाँ से निकलेंगे। वही बात करंट में एप्लीकेबल होती है। भाई करंट आपके पास है, जिस आप एक डायग्राम समझो आप लोग सब बातें। भाई ये आपका डायग्राम है, एक रेजिस्टेंस ये है कि ये है, करंट यहाँ से चलेगा आई, करंट हो गया। अगर ये की ओपन है, इसका मतलब ये तो रास्ता बंद है, रास्ता हम आगे जा नहीं सकते रास्ते में से। की ओपन है, ये रास्ता कंप्लीट नहीं है, तो करंट आपका यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा। रास्ता इसके पास एक बचा हुआ है, तो यहाँ से आएगा तो दोनों काउंट हो जाएंगे, ये भी और ये भी, दोनों सीरीज़ में हैं। तो व्हेन की इज़ ओपन इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, दोनों किस में हमारे पास ये सीरीज़ में है, तो सॉरी ये 2R आएगा। सीरीज में क्या आएगा, 2R आपके पास है रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो V अपॉन 2R, ये आपके पास आएगा V अपॉन 2R, ये करंट आ गया। अब कहता है इस की को क्लोज कर दिया, वही रास्ता बना दिया। मान लो पहले गड्ढा खोद रखा था, रास्ता नहीं था, अब वो ठीक कर दिया, रिपेयर हो गया, की क्लोज होगी। अब वही है, करंट यहाँ से आएगा आई, अब यूँ जा रहा है, ये देखा, ये तो नया हाईवे है भाई, बिल्कुल साफ क्लियर, और यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा से, तो क्या करेगा वो, यहाँ से निकलेगा। तो जो करंट आया था वो यहाँ से निकल गया, इसका यूज़ नहीं किया, इसका मतलब ये सर्किट में है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा। इसको बोला गया शॉर्ट सर्किट, कि शॉर्टेस्ट पाथ जो पॉसिबल है वहाँ से निकल जाएगा वो, ये हट जाएगा, ये काम नहीं कर रहा, करंट यहाँ सिर्फ ये अकेला काम कर रहा है, ये कर रहा है, तो रेजिस्टेंस सिर्फ R मिलेगा, तो I इक्वल टू V अपॉन R आपका आंसर आ गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि व्हाट यू मीन बाय द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब बेटा ये होता है कि जिस R में रेजिस्टेंस कम होगा, करंट वहाँ से जाना प्रेफर करेगा। नेक्स्ट एक लॉजिक और बताता हूँ आप लोगों को मैं, ऑलमोस्ट ये पार्ट खत्म होने वाला है। फॉर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, कुछ सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर मिल के आते हैं। हालांकि ये टॉपिक तो कंप्लीट है, लेकिन वो जी एडवांस के लिए है कि हम बात करें RC सर्किट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बेटा आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, CBSE बोर्ड में और मेंस के लिए जो है सफिशिएंट वही पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये की लगी हुई है, ये वोल्टेज है। अब कहता है कि जब हम की को ओपन करेंगे, सॉरी क्लोज करेंगे, तो इनिशियली क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इनिशियली और कुछ टाइम बाद। बट जैसे आपने की को प्रेस किया, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इनिशियली जो आपका कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो जो कैपेसिटर है वो एज ए वायर काम करेगा, मीन्स शॉर्ट सर्किट। कैसे काम करेगा, एज ए वायर शॉर्ट सर्किट काम करेगा। ये मीन्स सीधा इसमें करंट निकल जाएगा आगे, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझ गए। इनिशियली जब आपने व्हेन की इज जस्ट प्रेस्ड t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो चार्ज भी 0 है। कैपेसिटर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। मतलब वो क्या चाहेगा कि भाई तेरे को जाना है, करंट चुपचाप निकल जा, वो कुछ नहीं कहेगा। इनिशियली उसके पास एफिशिएंसी नहीं है, आप ये मानो। जब एफिशिएंसी नहीं है तो हम किसी चीज़ का अपोज नहीं करते हैं। ठीक है भाई, वो दो बातें होती है ना कि मान लो कोई आदमी कमज़ोर सा आदमी है, वो क्या करेगा, अगर कोई वहाँ से ज़बरदस्ती पास हो रहा है तो जाओ भाई, लेकिन जिसके पास पावर आ जाएगी उसको रोक देगा ये। तो वही बात यहाँ पे है, इनिशियली इस पर चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है बेटा तो क्या करेगा, ये उस करंट को कर देगा पास कि भाई साहब निकल जाओ, नो प्रॉब्लम, नो रेजिस्टेंस। तो उस केस में आपके पास रेजिस्टेंस काम करेगा, तो करंट बन जाएगा आपके पास, यानी कि इट बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किटेड। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अब ये धीरे धीरे चार्ज हो गया। जब ये चार्ज हो गया तो इसकी पावर बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है ना। अभी अपनी दबंगी दिखाएगा यहाँ पे, अब कहेगा करंट को वापस चला जा। मीन्स अब ये फुल चार्ज होने के बाद जो करंट है वो इसको पास नहीं कर सकता। इससे आगे करंट अगर नहीं जाएगा, सर्किट पूरा है, तो करंट आपका 0 हो गया। भाई करंट फ्लो कब करता है, जब पूरा चार्ज फ्लो करके आ जाएगा। जब ये फुल चार्ज हो गया है तो इसने उस चार्ज को रोक लिया। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज आगे फ्लो करने ही नहीं देगा। जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट बनेगा नहीं बेटा पास। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ टाइम बाद ये जो कैपेसिटर है ये करंट को रोक देगा। इट बिहेव लाइक ओपन की ओपन है भाई। यानी कि पॉइंट समझने वाला क्या है, इनिशियली कैपेसिटर अलाउ द करंट, और स्टेडी स्टेट मतलब फुल चार्ज हो गया, कुछ टाइम बाद की बात कर रहा हूँ मैं, अब वो करंट को रोक देगा, अब उसको नहीं जाने देगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करके समझाऊँ आप लोगों को बेटा, तो व्हेन की जस्ट प्रेस, जब आपने की को बिल्कुल प्रेस किया है उस केस में तो ये पास कर रहा है,
तो V इक्वल टू आई इक्वल टू वी अपॉन आर रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसने इसको रोक दिया, अब करंट जीरो हो गया। समझ गए। उसके बाद हम आगे और चलते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग एक इक्वेशन बताता हूँ लोगों को मैं। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, आपने उसको स्विच को ऑन किया है, ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी हो सकती है कि करंट वापस यहाँ से आए। तो ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, जो करंट इक्वेशन होती है ये होती है बेटा, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। कैपेसिटर चार्ज हुआ डिस्चार्ज, इक्वेशन ये होती है आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट और जो टाउ है वो है टाइम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास क्या है, टाइम कांस्टेंट है। समझ गए। टाउ इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट इक्वल टू आर इंटू सी। पॉज कर लो भाई, बेटा एक कॉन्सेप्ट छूट गया था बीच में, अर्थिंग। न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगा ये भी। अर्थिंग का मतलब है उस पॉइंट को हमने ग्राउंड से जोड़ दिया। मान लो मेरे पास एक कनेक्शन सर्किट था कोई भी, यहाँ पे टीवी लगा है, बल्ब लगा है, यहाँ पे कूलर लगा हुआ है ना। अब इस पॉइंट को अगर मैंने जोड़ दिया ग्राउंड से, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। जैसे कैपेसिटर में आपको पढ़ाया था कि जो पॉइंट आपने ग्राउंड कर दिया उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो वही बात इस केस में अर्थिंग का मतलब है पोटेंशियल जीरो। यहाँ पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसको अर्थ कर दिया जीरो हो गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 5 वोल्ट, इनका हो गया 3 वोल्ट और इनका है ऑलरेडी 3 वोल्ट। 3 माइनस जीरो 5 माइनस जीरो, जो भी पॉइंट आपने ग्राउंड किया है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट छूट गया था, अब सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। अब लेक्चर नंबर नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे पूरे चैप्टर के। टिल देन एक बार दोबारा थ्योरी पढ़ लें आप लोग। न्यूमेरिकल्स का लेक्चर आज ही आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि 25 का आपका यूनिट टेस्ट है, उसमें यहाँ तक का सिलेबस आएगा। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट आनी और ये आना है। ओके, थैंक यू।